अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम एक इज्तिमाई दुआ करते हैं कि जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद नसीब करे और जो इस फेज से गुजर रहे हैं उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेबर साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कि आप किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये आप लोगों को जो लेबर पेन आ रही है वो एक्चुअल में रियल लेबर पेन है और आप लोगों को किस टाइम पे हॉस्पिटल में विजिट करना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या गलतियां हैं जो हम करते हैं और उन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी डिलीवरी जो है वो टाइम से पहले ही हो जाती है। और ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर है कि जिस पे अगर हम फोकस करते हैं तो फिर हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी डिलीवरी टाइम से पहले हो जाए, लेबर पेन पहले ही आना स्टार्ट हो जाए, तो उसमें आपकी और आपके बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इवन के बहुत से केसेस में बच्चे को NICU में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। अगर आप पाकिस्तान में ओवरऑल देखें तो बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि लेबर पेन जो है वो माओ को पहले ही स्टार्ट हो जाती है, डिलीवरी पहले करनी पड़ जाती है, बहुत सी ऐसी एमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो बच्चे के लिए ठीक नहीं होती हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आपने कोई भी पॉइंट स्किप इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम उनको केयर से देखते हैं और टाइमली उनका चेकअप करवा लेते हैं या उनके लिए मेडिसिन ले लेते हैं तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ के लेबर पेन कब आनी चाहिए। आपको तकरीबन जो है वो 9वें महीने के एंड पे लेबर पेन आनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी लेबर पेन 37 वीक से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, अक्सर केसेस में 7th मंथ में 8th मंथ में स्टार्ट हो जाती है लेबर पेन, तो इस केस में अगर आपका बच्चा डिलीवर होता है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये प्री टर्म डिलीवरी है, प्री मेच्योर बर्थ है और इसमें बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसकी रीजंस क्या होती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है, जो देखी जाती है, वो होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का प्रॉब्लम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रहता है। अब आपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, इवन कि अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हैं तब भी आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि आपको जो डिस्चार्ज आ रहा है वो आपका वाइट डिस्चार्ज जो है वो किस तरह का है। अगर बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज है, उसका कलर चेंज हो गया है, उसमें से स्मेल आ रही है, साथ आपको बर्निंग हो रही है, तो इस केस में आप लोगों ने फ़ौरन डॉक्टर को विजिट करना है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से भी आप लोगों को जो है वो लेबर पेन टाइम से पहले आ सकती है। दूसरा जो एक मेन देखा जाता है, क्या जी दूसरी रीज़न होती है हाई ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज़ की। अब आपको हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रहे होते हैं तो आपने अपने ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज़ को डेली बेसिस पे चेक करना होता है, या फिर अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करनी है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, तो उससे जो है वो ब्लड फ्लो बच्चे तक जो जाता है वो कम हो जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है। और इवन ऐसा भी होता है कि जो आपका बच्चे का प्लेसेंटा होता है वो डिटैच हो जाता है। प्लेसेंटा उसका जब अलग हो जाएगा तो ब्लीडिंग भी हो सकती है और उस केस में इमरजेंसी भी हो सकती है। फिर डॉक्टर को जो है वो आप लोगों को सेव करने के लिए, माँ की जान को सेव करने के लिए डिलीवरी जो है वो पहले करनी पड़ती है। बहुत से केसेस में क्या होता है कि आपको लेबर पेन 7th मंथ में इसी रीज़न की वजह से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो इस केस में भी आपके बच्चे का पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब पानी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके वजाइना के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आपकी कोई वेन रप्चर हो सकती है और इस टाइम पे भी आपकी इमरजेंसी की सिचुएशन बन सकती है। अगर आपको पहले ही पता होता है कि मेरे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो इससे आप बच कैसे सकते हो, आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। इसके साथ आपको डॉक्टर जो है वो मेडिसिन वगैरह रिकमेंड करते हैं, वो अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं तो उससे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर हमारी हिस्ट्री में प्री मेच्योर बर्थ हुई है, पहले ही डिलीवरी हो चुकी है, तो इस केस में भी हमारे जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी जो है वो डिलीवरी या लेबर पेन जो है वो हमें पहले ही आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, एक शॉर्ट सर्विक्स जो है वो भी एक बहुत ही बड़ी रीज़न होती है। वीक सर्विक्स होती है, बच्चेदानी का मुंह जो है वो टाइम से पहले खुल जाता है। तो इस केस को आप किस तरह डिटेक्ट कर सकते हो? आप अपना जो है वो एक वजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं। आप अगर टाइमली अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो इससे आप लोगों के सर्विक्स का पता चल जाता है। अगर आप रेगुलर अल्ट्रासाउंड करवाती रहती हैं तो उसमें भी पता चल जाता है कि जो आपका सर्विक्स है वो ओपन है या नहीं है, मतलब कि जो बच्चादानी का मुंह है वो टाइम से पहले तो नहीं खुल गया। अब अगर इन केस ऐसा होता है कि आपके बच्चादानी का मुंह
टाइम से पहले खुल जाता है और डॉक्टर उसको टाइमली डिटेक्ट कर लेता है, तो उस टाइम पे जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह अवेलेबल होते हैं। स्टिचेस आप लोगों को कर दिए जाते हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है जितना भी टाइम आगे इजीली चल सके, उसको आपका जो टाइम होता है उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको जो है वो जाइनल स्पोस्ट्रीज भी दी जाती हैं ताकि आपकी इस चीज़ को कवर किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारी रीज़न होती है वो होती है मल्टीपल प्रेगनेंसीज। ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अगर हमें अल्लाह ताला की तरफ से ट्विंस हैं या फिर जो है 2 से 3 बेबीज़ जो हैं आप कह लें कि हमारे अंदर मौजूद हैं, तो उसकी वजह से भी आप लोगों का जो डिलीवरी का टाइम है वो पहले आने का चांस होता है। लेकिन अब आपने इन चीज़ों की प्रिकॉशंस कैसे करनी है? आपने बेड रेस्ट करना है। जब भी आपको डॉक्टर कहती है कि आपने बेड रेस्ट करना है, तो आप इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने फिजिकल जो है वर्क वो आपने बहुत ओवरलोड नहीं करना है। मतलब कुछ औरतें घर के काम बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं, आप एक्टिव रहें, लेकिन अपनी बॉडी के लिहाज से आप लोगों ने काम करना है। बैठ के पोछे लगा रही होती हैं, बैठ के सफाइयाँ कर रही होती हैं, या बहुत ही हैवी चीज़ें होती हैं उसको पुश कर रही होती हैं, उठा रही होती हैं। इवन अगर आपके बड़े बच्चे हैं आप उनको भी उठा रहे होते हो, तो इस केसेस में भी आपके लेबर पेन आने के चांसेस जो हैं जल्दी वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है कि आपने वाटर इनटेक जो है वो अपना ज़्यादा रखना होता है। आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना होता है। इससे क्या होता है कि आपके जो इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। आपने अपना रेगुलर चेकअप करवाना है ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपका अल्ट्रासाउंड करती रहें। मतलब मंथली तो आप लाजमी चेकअप करवाएं, और जब आपको डॉक्टर 2 वीक्स के बाद 3 वीक्स के बाद बुलाएं तभी आपने अपना चेकअप करवाना है, क्योंकि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसको टाइमली डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसके अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। क्योंकि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगी तो बच्चा वेट नहीं करेगा, आपकी बॉडी वेट नहीं करेगी। तो इसलिए आप लोगों ने भी इस अपने टाइम के लिहाज से अपने लिए, अपने बच्चे के लिए एक्टिव रहना है। इसके अलावा आप लोगों ने प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन रिच फूड जो है वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आप नेट पे सर्च कर सकते हो, वरना आप अगर वैसे भी आपको पता होगा कि एग्स में, इसके अलावा मीट में, लेकिन इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से वॉश करके, मतलब अच्छे तरीके से कुक करके इस्तेमाल करना होता है ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। दूध दही का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों का जो है वो सर्विक्स का इशू पता चलता है कि भाई बच्चादानी का मुंह जल्दी खुल गया है, या फिर हो सकता है कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में पहले खुला हो, तो इसलिए दोबारा नेक्स्ट टाइम पे आप लोगों ने उस पर स्टिचेस वगैरह का जो भी प्रोसीजर होता है वो अपने डॉक्टर से आपने डिस्कस कर लेना है। या फिर आप लोगों को वो प्रोजेस्टेरोन की स्पोस्ट्रीज देंगी, वजाइनल स्पोस्ट्रीज देंगी, वो आपने वजाइना में पुट करनी होती हैं, तो उससे भी आप लोगों के ये चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि आपकी प्री टर्म डिलीवरी होगी। इस टाइम पे अगर आप लोगों के आपने कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी इमोशनल आप लोगों की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। जितना हो सकता है उसको कम करें, क्योंकि वैसे तो आपकी डेली लाइफ की हमेशा से इस तरह के मसले मसाइल रहते हैं, लेकिन आपने इसको कम से कम अपने ऊपर हावी करना है। अगर आप लोगों की कमर में दर्द होता है, देखिए नॉर्मली जो है वो कमर में आपकी प्रेगनेंसी में दर्द होता रहता है, लेकिन अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और साथ में आपको प्रेशर फील हो रहा है, वाटर डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तब आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। अब ट्रीटमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, आपकी कंडीशन को देखते हुए आप लोगों को जो है वो एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं, प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन वगैरह लगाए जा सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा सकता है। बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके सर्विक्स को जो है वो लेट खुलने में हेल्प करती हैं, तो ये सब ट्रीटमेंट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। बाय चांस अगर कभी बच्चे की बर्थ जो है वो 7th मंथ में हो जाती है तो उसको ब्रीथिंग का इशू होता है, तो इसलिए जो है वो डॉक्टर आपको पहले ही 7th मंथ में या 8th मंथ में आपको इंजेक्शंस लगवा देती हैं स्टीरॉइड्स के, डेक्सामेथासोन के नाम से आते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके बच्चे के जो लंग्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं टाइम से पहले, कि अगर आपकी प्री टर्म डिलीवरी भी होती है तो आपके बच्चे को ब्रीथिंग का इशू ना हो, क्योंकि ये बहुत से केसेस में ब्रीथिंग का इशू देखा जाता है। बहुत से बच्चों में जो है वो फीडिंग का इशू भी होता है, उनको फीड करने में प्रॉब्लम होता है, जॉन्डिस का मसला हो जाता है, इन्फेक्शन का मसला हो जाता है अगर उनकी प्री टर्म डिलीवरी होती है। इसके अलावा उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो नॉर्मल चाइल्ड से थोड़ा सा डिले हो जाती है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन NICU से, और अगर आप जो है वो टाइमली इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हो, अपने चेकअप्स वगैरह से रूटीन अपनी ऐसी रखते हो कि उसको मॉनिटर करते हो, रेस्ट करते हो, तो आपके ये चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और आप इसको प्रोलॉन्ग जो है वो लेके चल सकते हैं। अब बहुत ही जो क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं, एक सेक्शन हम हर वीडियो के एंड में डालते हैं कि जो लोगों के आम क्वेश्चन होते हैं मैं उसके आपको आंसर दे देती हूँ।
सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि क्या जो है वो हर केस में ऐसा होता है कि आपकी जो प्री टर्म डिलीवरी है वो 7th मंथ में हो जाती है। देखिए मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाता है कि 7th मंथ में आपकी डिलीवरी हो सकती है, लेकिन अगर आप ज़ाहिर सी बात है वो केयर करेंगे तो इस टाइम को आप लोगों को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि सर्विक्स का मुंह खुला, मतलब सर्विक्स ओपन है, आपके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है। तो हर दफ़ा ऐसा मतलब नहीं होता, क्योंकि कमर दर्द आप लोगों को वैसे भी नॉर्मली प्रेगनेंसी में रहता है, लेकिन अगर इस कमर दर्द के साथ आपके पेट में दर्द हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है और वाटरी डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि वाटर लीकेज हो गया हो, और ये भी एक साइन है कि आपका सर्विक्स कम चुका है। क्या वाइट डिस्चार्ज जो है वो एक अलार्मिंग साइन होता है? वाइट डिस्चार्ज अलार्मिंग साइन नहीं होता है, लेकिन अगर वो नॉर्मल हो, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो या फिर जो है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली हो, यूरिन की तरह हो, काफ़ी उसमें स्मेल आ रही हो, उसका कलर चेंज हो, तो उस केस में ये अलार्मिंग साइन हो सकता है। अब जी प्री टर्म डिलीवरी को हम रोक कैसे सकते हैं, वो मैंने आपको सारी प्रिकॉशंस बताई हैं। अगर आप इन सारी प्रिकॉशंस पे गौर करते हैं, इनको अपने माइंड में रखते हैं, तो आप प्री टर्म डिलीवरी को रोक सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई होगी। अगर आप लोग कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।